आज यौम दिफा है, यानी कि 6 सितंबर 1965 को जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की थी, पाकिस्तान ने जिस भरपूर तरीके से जवाब दिया था, उसकी अपनी एक तारीख है। लेकिन इस दफ़ा का जो यौम दिफा है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मार्का हक, आपको पता है कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोज़ा लड़ाई लड़ी गई, उसमें पाकिस्तान ने बैटल फील्ड के ऊपर तो भारत को बिल्कुल शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के बारे में दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हुआ। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि बाहर के जो ऑब्जर्वर्स हैं, इवन भारत के अंदर जो उनके कमेंटेटर्स हैं, वो भी इसका एतराफ़ करते हैं कि जो पाक भारत 4 रोज़ा लड़ाई थी, उसके बाद भारत की जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो नीचे गई है और पाकिस्तान की जो ग्लोबल प्रोफाइल है उसमें इजाफा हुआ है। और उसका मुजाहरा हमने देखा भी, अगर इसी हफ्ते देखें जो चाइना के अंदर 3 बड़े इवेंट्स हुए, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और SCO प्लस समिट, और उसके बाद फिर जो तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड, और वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वहाँ पर मौजूद होना। तो शहबाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आई थिंक जो भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चढ़ाई की और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसके बाद मेरे ख्याल में अगर आप हाइंड साइड में देखें तो ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में, ख़ास करके जो बड़े कैपिटल्स के अंदर, कोई ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं था। उनको यही लगता था कि मुआशी तौर पर भी हम कमज़ोर हैं, सियासी तौर पर इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, तो भारत जब हमला करेगा तो पाकिस्तान तो पता नहीं मेल्ट डाउन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से चीज़ें बहुत बदल गई हैं। कामरान, आपने बिल्कुल सही कहा। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शायद उनके जो पॉलिटिकल कैरियर की सबसे संगीन गलती थी कि उन्होंने ये हमाकत की पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। उससे जो पाकिस्तान का परसेप्शन था दुनिया में ऑल टुगेदर चेंज हो गया। दुनिया हमें जानती थी कि दहशत गर्दी से ये मुल्क जो है तबाह हो चुका है, इकॉनमी इसकी तबाह हो चुकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड दिया, और वो मेरा ख्याल तारीख में याद रखा जाएगा और उसकी रिफ्लेक्शन आती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जो ये समझते थे कि पाकिस्तान शायद सिक्योरिटी वाइज अब ना अफोर्ड कर सके इंडिया का मुकाबला करना, उनका वो परसेप्शन ना सिर्फ चेंज हुआ बल्कि ख़त्म हुआ। और उसके साथ ही जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस किस्म से एक रिस्पॉन्स दिया गया फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, वो बड़ा ही एक ऐसे आप कह सकते हैं कि उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और ख़ासतौर पर ऐसे मौके पर जबकि सियासी तौर पर पाकिस्तान जो इंटरनली डिवाइडेड था, तो तारीख में मई का महीना याद रखा जाएगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 6 सितंबर ये जो है यूनिक है, जिस तरह इस दफ़ा 14 अगस्त भी यूनिक था, उसी तरह 6 सितंबर भी इसी से जुड़ी अगर पाकिस्तान की रीजनल और ग्लोबल प्रोफाइल की बात करें तो शायद अब देखें वो कितना ऐसा, ये एक हनीमून पीरियड भी कह सकते हैं कि ज़बरदस्त हम एक पर्पल पैच से गुजर रहे हैं, जब दुनिया एक तरफ डिवाइडेड है लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त तमाम बड़ी ताकतों के साथ बड़े मुतवाज़न रिलेशनशिप हैं। अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर हमने देखा कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। फिर बीजिंग में हमने जो देखा, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ प्रेसिडेंट शी से उनकी मुलाकात होती है, मिलिट्री परेड में बतौर उनको दावत दी जाती है। 26 जो दुनिया भर के रहनुमा थे उनके साथ प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शरीक हुए। फिर रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात होती है। तो 3 जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ इस वक्त पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं या उनकी इंगेजमेंट है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप भारत को देखें तो भारत के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं आई थिंक लोएस्ट हैं इन सेवरल डेकेड्स। इसके अलावा चीन भी गए थे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक मीटिंग अटेंड की, दूसरी मीटिंग अटेंड किए बगैर वहाँ पे वापस आ गए। ऑप्टिक्स के एतबार से वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आज भी रेलेवेंट हैं। तो इस एतबार से आई थिंक सो फार पाकिस्तान जो अपने कार्ड्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त खेल रहा है। और अगर मेरे ख्याल में बात करें ये जो मुलाकात थी, अगर बायलैटरल मीटिंग की अगर आप बात करें, कामरान उससे पहले अगर थोड़ा सा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कशन कर ली जाए, विल डिस्कस दीज बायलैटरल मीटिंग्स जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुई और प्रेसिडेंट शी के साथ हुई। इसमें देखिए इस दफ़ा ये जो SCO का इजलास था, आपका सब्जेक्ट, आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं। 2 तरीकों से ये मुख्तलिफ था, एक चाइना के परस्पेक्टिव से और एक पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से। पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में ये सारी बात जो अभी हम कर रहे थे उसकी कॉन्टिन्यूशन, बट चाइना के परस्पेक्टिव से भी अगर आप SCO को इस वक्त देखें ना,
जो उसका चार्टर है 25 साल में पहली दफ़ा उस चार्टर का जो एक अहम पॉइंट है कि एक नया जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा ये कदम समझा जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो प्रेसिडेंट शी ने एक नया इनिशिएटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है, जिसको मगरबी जो ममालिक हैं इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे यूनाइटेड नेशन का एक ऑल्टरनेट प्लान है, उसके ऊपर आप भी बात करेंगे। बट मैं 2-3 चीज़ें इसके अंदर डिटेल में जाने से पहले हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी कंट्री जो इकोनॉमिक पावर बनती है उसका इकोनॉमिक मसल आता है और उसके बाद जब वो दुनिया में अपना होराइजन जो है उसको एक्सपेंड करता है तो वो उस एक मुख्तलिफ तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। जो चाइना इमर्ज हुआ SCO के बाद और जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी ने इस इवेंट को यूज़ किया है, मतलब ये वाला जो इवेंट था उसका आने वाले कई सालों में इसको ये फाउंडेशन रख गया है कि चाइना का ग्लोबल स्टेज के ऊपर क्या रोल हो। और इसमें आई थिंक क्यों ये 2001 में SCO बनी, फिर उसकी एक्सपेंशन होती रही, आज उसके 10 परमानेंट मेंबर्स हैं और उसके अलावा कोई 16 के करीब ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। ये मीटिंग इसलिए मुख्तलिफ थी कि 2 रोज़ा ये इजलास था। 31 को तो जो SCO की जो रेगुलर समिट होता है वो हुआ, फिर 1 सितंबर को बेसिकली SCO प्लस की मीटिंग हुई और उसमें जहां SCO के जो परमानेंट या ओरिजिनल मेंबर्स थे वो शामिल थे, ऑब्जर्वर्स, डायलॉग पार्टनर्स, उसके अलावा कई और जो मुल्कों के रहनुमा, जिसमें अगर आप प्रोमिनेंट बात करें तुर्की के प्रेसिडेंट थे, वियतनाम के लीडर थे और बाकी वो आई थिंक ममालिक के जो वेस्ट की जो पॉलिसियां हैं उससे खुश नहीं हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की। तो उसमें जो उन्होंने ये जो आपने बात की कि एक लिहाज से कि पहले क्वाइटली चीन आपको पता है कि अपनी जो इंटरनल रिफॉर्म्स के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा था और अब उसको ये महसूस होता है कि अब उसने वो तमाम चीज़ें अचीव कर ली हैं, तो अब अपना जो इन्फ्लुएंस है वो उसको एक्सपैंड करना चाहता है। तो उसमें जो आपने जिक्र किया कि एक नया जो प्रपोजल उन्होंने दिया है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव और उसके 5 कोर प्रिंसिपल उन्होंने बताए और ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक तो पहला जो उसका प्रिंसिपल है उसमें एडहेरेंस टू सॉवरन इक्वालिटी, यानी कि तमाम जो ममालिक हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, मुआशी एतबार से, रकबे के एतबार से, तो तमाम को एक तरह से ट्रीट करना चाहिए। जो कि UN में नहीं है, जहाँ पे UN सिक्योरिटी काउंसिल UN में नहीं है, या जो माइट इज राइट वाली बात वो चलती है। फिर अबाइडिंग बाय इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कवानीन है उसके मुताबिक आप उसमें काम करें। फिर प्रैक्टिसिंग मल्टीलैटरलिज्म, कि यानी कि यूनिलैटरलिज्म नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, के एक अमेरिका ऑब्वियसली अनडिस्प्यूटेड अभी तक वो सुपर पावर था और उसकी जो मर्जी थी वो करता था। फिर एडवोकेटिंग अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच, कि जो भी हमारी अप्रोच हो, गवर्नेंस का निज़ाम हो, उसका जो महवर होना चाहिए कि अवाम की फलाह व बहबूद होना चाहिए। और फिर बात की है कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, फोकसिंग ऑन टेकिंग रियल एक्शंस। अब ये जो 5 नुकाती उनका प्रपोजल है, आई थिंक वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चीन के बारे में मगरब में, अमेरिका में एक ख़ास एक नैरेटिव दिया जाता है कि और बताया जाता है दुनिया को कि अगर चीन दुनिया की बड़ी ताकत बन गई तो जो एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है वो थ्रेटन होगा और चीन जैसे जो मुल्क हैं वो बाकी छोटे मुल्कों के जो आप कह सकते हैं कि उनके रिसोर्सेज हैं, उनके बाकी जो इंटरेस्ट हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर जो चीन के सदर हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन अगर आलमी ताकत बन रहा है और बनेगा तो उससे किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी दुनिया के जो तमाम ममालिक हैं उनको साथ लेकर के चलेगा। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें चीन का, पिछले मेरे ख्याल में चीन की जो राइज हुई है प्योरली उन्होंने अपनी इंडिजिनस रिफॉर्म्स करके की है, किसी और मुल्क के ऊपर उन्होंने कब्जा नहीं किया, किसी और रिसोर्सेज पे जाके या किसी जाकर उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तो चीन के सदर यहाँ पर ये कह रहे हैं, दुनिया को एक मुतबादल दे रहे हैं कि आप मगरब को छोड़ें और ये जो ग्लोबल साउथ है हमारे साथ मिलकर, और हम चाहेंगे कि म्यूचुअल जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है उसके लिए मिलकर हम काम करें। कामन इसमें जो SCO डेवलपमेंट बैंक का उन्होंने जो इनिशिएटिव उसको अनाउंस किया है, SCO डेवलपमेंट बैंक के लिए चाइना ने $280 मिलियन की ग्रांट भी दी है और उसके साथ ही जो SCO मेंबर कंट्रीज हैं जो अभी 10 हैं और 16 तो ऑब्जर्वर्स हैं, अभी वो मेंबर्स नहीं हैं, SCO उनके जो मेंबर कंट्रीज के लिए $1.4 बिलियन के लोन्स भी अनाउंस किए। तो ये जो दोनों उनके नए इनिशिएटिव्स हैं, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव और SCO डेवलपमेंट बैंक, सो दैट विल बी सीन एज द फर्स्ट प्रैक्टिकल step of new China in the world। और उसमें अब इसको UN कैसे देखता है, UN खुद तो नहीं, बेसिकली चाइना और बाकी जो मगरबी ममालिक है वो कैसे देखते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, ये जो 2 अहम मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की रूसी सदर के साथ और चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं, इसका पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? मेरे ख्याल में इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक जो अहम एक और जो फैक्टर है मुलाकात की, तो आप बात करेंगे, जो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे थे कि
चीन की एक पॉलिसी रही डेन शॉपिंग, जो मॉडर्न चाइना के खालिक समझे जाते हैं, जो सारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो वो कहा करते थे कि चीन के बारे में कि अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप छुपा के रखें और टाइम बाय करें। और वो इसलिए कहते थे कि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर नहीं लेते तो उससे पहले आपने कोई भी बड़ी बढ़त नहीं मारनी। बट अब शायद लगता है अंडर प्रेसिडेंट शी कि चीन उस सिचुएशन में आ गया है कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि वो दुनिया को वो बता भी सकें। और जो हमने देखा मुजाहरा उसका, उनकी ताकत का, जो तियानमेन स्क्वायर बीजिंग में जो तारीख की सबसे बड़ी चीन की मिलिट्री परेड हुई, और उस मिलिट्री परेड में जो नए और जदीद हथियार उन्होंने डिस्प्ले किए हैं, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी रेंज 20,000 किलोमीटर है, यानी कि चीन पूरी दुनिया को वो कवर कर सकता है। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम जो 2-सीटर J-20S स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं उसका भी डेब्यू हुआ है। फिर कई तरह के जो ड्रोन्स हैं, सबमरीन्स हैं, उनको डिस्प्ले किया गया है। और ख़ुद अब अमेरिका के कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि अमेरिका को कभी जो टेक्नोलॉजिकली एज होता था, अब चीन बहुत ग्रेजुअली ना सिर्फ अमेरिका के करीब आ गया है, बल्कि कई हवालों से अमेरिका को उसने सरपास भी कर दिया है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो साइडलाइंस के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी, उसकी क्या आउटकम है, उस पर भी बात करेंगे।